प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 400 पार का नारा देते रहे, ढोल पीटते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि एनडीए के कुनबे के अंदर खलबली मची हुई है और खुद अमित शाह को कमान संभालनी पड़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक एक ऐसी खलबली मची हुई है, एक इस तरह की खलबली मची हुई है कि बीजेपी के सामने बड़ी भारी मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है। और जिस तरह से वहां पर महाराष्ट्र में स्थिति खास तौर पर बनी हुई है, अगर अमित शाह भी खाली हाथ लौट गए तो यह मान करके चलिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह की फिर खलबली मचेगी और इसमें लॉटरी खुल जाएगी उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की। महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से तीनों पार्टियों में तोड़फोड़ करने के बाद एकनाथ शिंदे को पहले तोड़ा गया और उसके बाद में अजीत पवार को तोड़ा गया और उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ लिया गया। तो तीनों पार्टियों में तोड़फोड़ करने के बावजूद भी अगर अमित शाह बीजेपी एनडीए का कुनबा कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो उसकी वजह क्या है? वजह है सीटों का बंटवारा। जो अभी तक बातें कही जा रही थी इंडिया गठबंधन के लिए कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, इंडिया गठबंधन से सीट संभल पाएंगी नहीं संभल पाएंगी, ये जो सारी बातें कही जा रही थी वो सारी चीजें जो है वो कहां पर फेल हो गई? वो सारी चीजें फेल हो गई सीटों के बंटवारे के समय पर एनडीए गठबंधन के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं 48 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे बड़ा सूबा है महाराष्ट्र, जहां पर 48 सीटें हैं और इस 48 सीटों वाले महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी 30 सीटों पर लड़ना चाह रही है और एकनाथ शिंदे गुट वो 22 सीटों पर लड़ना चाह रहा है और अजीत पवार गुट जो है वो 10 सीटों की डिमांड कर रहा है। अब 48 सीटें जहां पर है वहां पर अगर 30 और 10 40 सीटें जो हैं वो दोनों पार्टियां जो सहयोगी पार्टी है अगर वही जो है वो माफ कीजिए 22 और 10 32 सीटें अगर दोनों पार्टियां ही जो सहयोगी पार्टी है अगर वही डिमांड कर रही है तो बीजेपी क्या करेगी? और क्या बीजेपी इतनी सीट देगी भी, या बीजेपी दोनों को मिलाकर के 20 सीट देगी? और अगर बीजेपी दोनों को मिलाकर के 20 सीट देती भी है तो फिर मुसीबत यह है कि इन 20 सीटों को लेकर के भी बीजेपी क्या विश्वास के साथ में चुनाव में जा सकती है? यह बड़ा सवाल है और इसके पीछे तर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के सामने सीटों को छोड़ दीजिए कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कितनी सीट जो किसको दी जाएगी, मांगने के लिए इस वक्त में एकनाथ शिंदे की तरफ से 22 सीटें और अजीत पवार की तरफ से 10 सीटें मांगी जा रही है, यानी 48 में से 32 सीटें सहयोगी मांग रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी? जाहिर सी बात है बीजेपी इतनी सीट तो देगी नहीं। बीजेपी इन दोनों पार्टियों को 20-25 सीटों के बीच में समेट करके खत्म करेगी। लेकिन एक सवाल यह है बीजेपी के सामने, एक सवाल यह है कि इनको अगर 20-25 सीटें देते भी हैं तो कल को अगर ये टूट करके वापसी चले गए या इनके सांसद इकट्ठा होकर के जिस तरह से आए थे गुट बना करके अगर उसी तरह से गुट बना करके चले गए उस तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी दरअसल विश्वास नहीं कर पा रही है। बीजेपी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही कि जिस तरह से तोड़ करके हम लेकर के आए थे उसी तरह से अगर ये टूट करके हमसे चले गए तो फिर क्या होगा। इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि आप ये करिए कि अपना उम्मीदवार उतारिए लेकिन सीट का सिंबल जो है वो हमारा होगा। बीजेपी कह रही है एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से कि उम्मीदवार आपका होगा, सिंबल हमारा होगा, ताकि कल को वो लोग पलट करके बीजेपी छोड़ करके ना जा पाए, क्योंकि फिर बीजेपी से जो है वो दल बदलू कानून लागू हो जाएगा और अगर वो उन्हीं के सिंबल पर लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ा सवाल। और ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के सामने चुनौती यह है क्योंकि दोनों पार्टियां वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है,
दोनों पार्टियां, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो दोनों ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कल को बीजेपी जो है वो हमारी पार्टी को ही बीजेपी के अंदर विलय कर लेगी। इसको कहते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल का एकदम से धोखाधड़ी। और धोखा करने वाला आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास कभी नहीं करता है। जो ईमानदार आदमी होगा उसको सब ईमानदार नजर आएंगे, और जो आदमी धोखा दे करके आया उसको सामने वाला भी धोखा देने वाला लगेगा। तो बीजेपी अजीत पवार पर, शरद पवार पर भरोसा नहीं कर पा रही है। शरद पवार और अजीत पवार, माफ कीजिए, ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त में स्थिति यह बन गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। अमित शाह जी का अभी से कुछ देर पहले ट्वीट भी आया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि महाराष्ट्र के 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा। कल अकोला, जलगांव, छत्रपति संभाजी नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उत्साहित हूं। तो 2 दिन के दौरे पर अमित शाह को महाराष्ट्र जाना पड़ा है। अब ये 2 दिनों में किस किस के साथ में कहां पर कौन कौन सी बैठकें होंगी, रात को जो बैठकें होती हैं राजनीतिक पार्टियों की, उनके अंदर कौन पहुंचेगा, कितनी सीटों पर मान जाएंगे, अमित शाह वहां पर घोषणा नहीं करके आने वाले हैं, लेकिन अमित शाह वहां पर मनाने के लिए गए हैं। और ये मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे, सवाल इस बात का है। और अगर नहीं मान पाए तो फिर दिक्कत यह है कि बीजेपी क्या वाकई जो है इनको इतनी सीटें भी देंगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है आचार संहिता लगने का। और आचार संहिता मैंने कल भी आपको बताया था 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख को 14 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। तारीख भी मैं जो है वो बता रहा हूं, लेकिन मैं ये पुख्ता तौर पर नहीं, अनुमान के तौर पर बता रहा हूं। तारीख भी जो है वो निकल करके आ रही है कि पहला चुनाव 11 अप्रैल को होगा और आखिरी जो वोटिंग होनी है वो 19 मई को होगी। और जो नतीजे आएंगे, जिस दिन गिनती होनी है, 23 मई को गिनती होनी है। ये मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार होता है कि आंकड़े सच हो जाते हैं और फिर उसके बाद में चुनाव आयोग जो है वो पूछता है कि आपको तारीखें कैसे पता थी। तो मैं अनुमान के तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो इस पर अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। एक बार अमित मालवीय ने यही काम कर दिया था। चुनाव आयोग की डेट की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने तारीखें जस्ट पहले ट्वीट कर दी थी। तो ये अपने आप में एक अलग डिबेट है, एक अलग जो है विषय है। ये सवाल महाराष्ट्र को लेकर के है। ये सवाल महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र में बीजेपी, अमित शाह ऐसे में क्या करेंगे। और दूसरा सवाल वो खड़ा हो रहा है बिहार को लेकर के। बिहार में चिराग पासवान के तेवर अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं। चिराग पासवान अभी तक शांत नहीं हुए हैं। और इस वक्त में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, वो दोनों के दोनों नेता बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर के पंजे गड़ा दिए हैं चिराग पासवान ने, ये खबर है। और बीजेपी का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी ने जिस तरह से जयंत चौधरी को सिर्फ 2 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हर किसी को डर लगने लगा है कि बीजेपी अगर हमारे साथ भी यही करेगी तो हम कहां जाएंगे। ये बीजेपी के अंदर सहयोगी पार्टियों को डर लगने लगा है। और ये तो जयंत चौधरी ने आनंद फानन में अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहीं जयंत चौधरी को भी इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में भी वही खेल कर दिया जाए कि उम्मीदवार तुम्हारे रहेंगे, सिंबल हमारा रहेगा। यह डर था। लेकिन अब देखिए बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश के बिहार के अंदर कैसे अपनी दाल गलाती है। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार, उनका विदेशी दौरा इस वक्त में बताया जा रहा है कैंसिल होने के कगार पर है। नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं मैं इधर से बिहार से विदेश जाऊं और पीछे से पार्टी सरकार वो कहीं और चली जाए। और जिस तरह से अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो नीतीश कुमार भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार को विदेश दौरा अब तकरीबन कैंसिल होने के कगार पर है। हो सकता है कि मैं कभी भी आपको इस बात की बड़ी खबर जो है मैं दे दूं। तो नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़ करके नहीं जा रहे हैं
तो इसके पीछे नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है कि एक तो पार्टी कहीं पर ना खिसक जाए, और दूसरा डर यही है कि चुनाव में सीट शेयरिंग के अंदर क्या होगा। बहुत लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार खुद से अपना इस्तीफा दे करके अपना मनमोहन सिंह ढूंढ रहे हैं, कि मनमोहन सिंह जो है वो ढूंढा जाए और मनमोहन सिंह को कुर्सी पर बैठा दिया जाए, और उसके बाद में खुद जो है वो पार्टी को मजबूत करने पर लग जाए। लेकिन वो तो चीज़ें छोड़िए, पार्टी तो जब मजबूत की जाएगी जब पार्टी बचेगी, सरकार बचेगी। अगर पार्टी नहीं, सरकार ही नहीं बची, तो फिर पार्टी तो अपने आप में वैसे ही डाउन हो जानी है। तो इस वक्त में चुनौतियां कितनी सारी हैं एनडीए के अंदर। एनडीए में कैसे कौन कौन फूंक फूंक करके कदम रख रहा है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही कि कैसे बीजेपी के अंदर मतलब एक तरह से अपनी फरमान जारी कर दिया गया, और उस फरमान के ऊपर जिसने हामी भरी तो ठीक है, नहीं हामी भरी तो फिर ठीक है। और बीजेपी में अब तो टिकट कटने का एक नया नाम दे दिया गया, संन्यास लेना। जिसको टिकट नहीं मिलती वो पहले से संन्यास लेकर के घर बैठने लग गए हैं। तो चुनाव एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार, लेकिन ये तो 200 पार के भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद जाकर के तीर कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये 200 पार के लक्षण नहीं है। 400 पार का जब माहौल होता है तो बहुत अलग तरीके का माहौल होता है। 400 पार का माहौल जो है वो इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के समय पर हुआ था। एक छत्रप जो है सब कुछ चल रहा था। अभी ऐसा नहीं है। अभी मोदी जी को अपने परिवार की दुहाई देनी पड़ रही है, पूरी भाजपा को उतर करके उनका परिवार बनना पड़ रहा है। तो मोदी इतना अलग थलग पड़ गए हैं, और एक बयान पूरी भाजपा को हिला करके रख देता है। लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने पूरी भाजपा को तोड़ जो है वो अंदर से हिला करके रख दिया। तो 400 पार का जो लक्षण है वो ना महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, 48 सीटें हैं। और यहां पर ही सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र, बिहार, यहीं पर बीजेपी को नुकसान होगा। और यहीं पर बीजेपी दोनों जगह पर जो है वो अपने सहयोगी पार्टियों को इसीलिए वापसी करके लेकर के आई है कि हम यहां पर नुकसान से बच पाएं। नीतीश कुमार को अगर अपने साथ लिया गया है तो उसकी वजह यही है कि अकेले बीजेपी यहां पर कुछ नहीं कर पा रही थी। सारे सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी यहां पर दाल नहीं गल रही है, इसीलिए नीतीश कुमार को अपने साथ लाया गया। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बाद में आप देखें तो दूसरी तरफ जो है वो महाराष्ट्र में भी पहले एक पार्टी तोड़ी, फिर दूसरी पार्टी तोड़ी, फिर तीसरी पार्टी तोड़ नहीं सकते थे तो उनके नेताओं को तोड़ करके ले आए। तो इस वक्त में देश के अंदर, भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर यह चल रहा है। और आप बताइए कि ये क्या 400 पार के लक्षण हैं, या ये सीधे तौर पर ये लक्षण ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त में बहुत गहरी मुसीबत में है, और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति बन गई है। अब अगर एनडीए महाराष्ट्र के अंदर अगर आज टूट जाता है तो जाहिर सी बात है एक आदमी है महाराष्ट्र में तो इन सबको फिर एक कर सकता है, और उस आदमी का नाम है शरद पवार। शरद पवार जो है वो सबको बैठा करके, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी शरद पवार ने सबको नाश्ते पर बुलाया था, तब भी महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी कि शरद पवार कैसे जो है वो नाश्ते के ऊपर बुला रहे हैं। तब भी जो है वो बवाल हंगामा खड़ा हो गया था। तो शरद पवार ना भी कुछ होते हुए अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ है। और शरद पवार को ऐसे ही नहीं महाराष्ट्र की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। उनके एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ से वो क्या फैसला लेने वाले हैं, दाएं हाथ का जो है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चल पाता है। शरद पवार की राजनीति जो है वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी भी नहीं समझ पाते हैं, आज तक शरद पवार की राजनीति को नहीं समझ पाए हैं। और बहुत सारे लोग तो कहते भी ये हैं कि शरद पवार ने ही अजीत पवार को उस तरफ भेजा है ताकि एकनाथ शिंदे को इस तरफ लाया जाए। और देखिए शरद पवार, चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, अपने ज़्यादातर नेताओं का जो केस है वो या तो बंद करवा लिया गया है या वापस करवा लिया गया है।
और अब बीजेपी अगर उन केस को खोलती है, अब तो समय ही नहीं है, अब तो 10 दिन का समय बाकी है बस। तो अब बीजेपी अगर वो पुराने केस खोलती है तो फिर जनता में अपने आप एक मैसेज चला जाएगा कि देखिए ये तो सीधे सीधे डर की पॉलिटिक्स है, ये तो घबराहट की पॉलिटिक्स है कि आप जो है वो इस तरफ हैं तो ठीक है, नहीं उस तरफ है तो बवाल। तो ये सारी चीज, ये सारे समीकरण ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में, एनडीए के अंदर अभी आज की तारीख में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन तैनलों में बैठ करके धड़ल्ले से दावे कर दिए जाते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हालत क्या है वो आपके सामने है। अमित शाह महाराष्ट्र में हैं, 2 दिन तक रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस वक्त में बवंडर मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, उसको अमित शाह काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल यह है कि महाराष्ट्र के बाद अगला पड़ाव बिहार, और बिहार में जिस तरह से बाहर नहीं बवाल हुआ है, उस बवाल को कैसे थामा जाएगा, उस बवाल को कैसे शांत किया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक इस वक्त कोहराम मचा हुआ है एनडीए के कुनबे के अंदर, और अगर ये थम नहीं पाया तो मान करके चलिए कि बहुत भारी मुसीबत वो एनडीए के सामने खड़ी होने वाली है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।